वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3L क्लासेस। दोस्तों, यह बीपीएससी टीआरई 4 का क्रैश कोर्स चल रहा है। ये वीडियो 20वां वीडियो। इससे पहले मैंने अपने चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बना दिया हूँ क्रैश कोर्स टीआरई 4 उर्दू, जिसमें मैंने 19 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। अगर आपने अब तक उसे नहीं देखा है तो आप सीक्वेंस में जाके देख लें, ठीक है। और उसके बाद अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, लाइक कमेंट्स करना ना भूलें। तो चलिए बगैर किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, ये आपका हो गया, क्या एक सवाल नंबर पूछा गया था 102 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये टीआरई 3 का क्वेश्चन में जो पूछा गया था आ, आदिल शाही हुकूमत के बारे में। तो मैं क्या किया हूँ कि क्वेश्चन ले लिया हूँ। एक क्वेश्चन को लेके उसके से रिलेटेड जो पॉइंट आता है मैं उसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और एक टॉपिक कवायद का जो क्लियर करने की कोशिश ये भी कर रहा हूँ। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके साथ आदिल शाही हुकूमत के साथ जो पढ़ने वाले इसम के बारे में पढ़ने वाले जितने भी तरीका का इसम होता है उससे रिलेटेड जो सवाल पूछा जाता है, तो सारे इस्म के बारे में आज इस क्लास में पढ़ेंगे। इस्म का टॉपिक लंबा है जिसके वजह से सिर्फ मैंने एक ही टॉपिक आदिल शाही हुकूमत को रखा है। अगर जहाँ पे लगेगा कि हाँ ये टॉपिक ग्रामर का छोटा है तो वहाँ पे मैं दो कंटेंट लूंगा, दो को टॉपिक आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा आपके सामने। तो चलिए बगैर किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, और जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन के अंदर में मैं डाल देता हूँ। चलिए, देखिए पूछा गया है यहाँ पे कि आदिल शाही हुकूमत कब से कब तक शुरू कायम हुई, कायम है ना, कायम रही। तो ये पूछा जा रहा है कि आदिल शाही हुकूमत जो थी कब से कब कायम थी। एक में है दिया हुआ है कि 1686 से 1490। दूसरा है कि 1668 से 1490। उसके बाद है 1681 से 1590। एक से ज्यादा या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसमें, सही जवाब इसमें हो जाएगा 1686 से 1690। ऑप्शन नंबर एक आपका सही जवाब हो जाएगा। आदिल शाही हुकूमत जो कायम हुई थी वो 1686 से लेके 1690 तक वो चली थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। अब चलिए हम लोग आदिल शाही हुकूमत के बारे में देखते हैं और भी पॉइंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया कि आदिल शाही हुकूमत जो है, या आदिल शाही हुकूमत कहा जाए या बीजापुर सल्तनत या आदिल शाही सल्तनत, सल्तनत और हुकूमत एक ही लफ्ज है, ठीक है। तो आदिल शाही हुकूमत या बीजापुर सल्तनत एक ही बात है, जो आपका 1490 में शुरू हुआ था और 1686 में इसका जो है मतलब कि ये जो सल्तनत थी ये खत्म हो गई, ठीक है। तो स्टार्टिंग कब हुआ था 1490 में, और ये कंप्लीट कब हुआ था 1686 के अंदर। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें यहाँ पे, तो आदिल शाही खानदान जो थे वो जुनूबी भारत के, है ना, जुनूबी भारत के मगरबी इलाके में, है ना, मगरबी इलाके दक्कन में 1490 से, है ना, 1490 से 1686 बीजापुर सल्तनत का हुक्म रहा था, ठीक है। ये एक आदिल शाही खानदान था जो जुनूबी भारत के मगरबी इलाके, है ना, मगरबी इलाका जो दक्कन है ना, तो उसी में मतलब उसी इलाके में जो 1490 में कायम हुआ था और 1686 के अंदर जो है वो वहां तक हुकूमत चली थी। अगला पॉइंट है कि मौजूदा वक्त में ये जो है ना हिंदुस्तान के, यानी कि ये जो है मतलब कि बीजापुर सल्तनत या आदिल शाही हुकूमत के बारे में बोला जाए कि मौजूदा वक्त में ये हिंदुस्तान के सूबा, कौन सा सूबा में, कर्नाटक में शामिल है। यानी ये बीजापुर जो अभी तो वर्तमान में देखा जाए तो वो कहाँ है, कर्नाटक के अंदर में, जो हिंदुस्तान का एक रियासत है, सूबा है जो कर्नाटक है, उसी में ये शामिल है। अगला पॉइंट कहा गया कि शहर बीजापुर रुई की तिजारत का मरकज है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना कि शहर बीजापुर जो है किसकी तिजारत का मरकज है, तो वो रुई की तिजारत का क्या है, मरकज है। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे यह है कि बीजापुर की कदीम इमारतों में, यानी कि पुरानी इमारत जो बीजापुर की थी उसमें जो है ना गोल गुंबद है। कौन सा है, गोल गुंबद है। सवाल आपसे यहाँ से जब बन सकता है आदिल शाही हुकूमत से रिलेटेड जब कंटेंट रहेगा तो वहाँ पे बन सकता है कि बीजापुर या आपका आदिल शाही हुकूमत की जो कदीम इमारतें हैं तो वो कौन है, तो आपको वहाँ पे बताना है कि गोल गुंबद है। कौन है, गोल गुंबद है।
अगला पॉइंट यहाँ पे देखें तो यह हुकूमत यानी आदिल शाही हुकूमत तकरीबन 195 साल तक कायम रही थी। यानी कि ये भी पूछा जा सकता है कि आदिल शाही हुकूमत कितने वर्षों तक कायम थी, तो 195 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 195 वर्ष तक। ठीक है। उसके बाद देखिए आदिल शाही जो बादशाहों के ने ना सिर्फ शेरो व अदब की सरपरस्ती की, यानी कि सिर्फ ऐसा बात नहीं है कि आदिल शाही हुकूमत जो थी वो सिर्फ शेर व अदब की सरपरस्ती की थी, बल्कि वो खुद भी शेर कहते थे। यानी वो खुद भी शेर पे पढ़ते भी थे, कहते थे। तो यहाँ पे सिर्फ वो शेर व अदब की सरपरस्ती नहीं करते थे, मतलब एक तरीका से उसकी अम, रहनुमाई नहीं करते थे, बल्कि वो खुद भी पढ़ते थे। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। इस हुकूमत का यानी कि आदिल शाही हुकूमत का बानी जो कहा जाता है यूसुफ आदिल शाह तुर्की, है ना? यूसुफ, एक मिनट। हाँ, तो ये आपका हो गया जाके इस यानी कि आदिल शाही हुकूमत का जो मतलब कि बानी जो कहा जाता है यूसुफ आदिल शाह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूसुफ आदिल शाह को कहा जाता है। यूसुफ आदिल शाह, है ना? तुर्की और फारसी में शायरी कहा करते थे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि यूसुफ आदिल शाह जो थे वो जो थे यूसुफ आदिल शाह जो थे वो तुर्की और फारसी दोनों में शायरी कहा करते थे। अगला पॉइंट यहाँ पे यह है कि एक बार बादशाह इब्राहिम, है ना? एक और बादशाह के बारे में जिक्र हो रहा है कि एक और बादशाह इब्राहिम आदिल शाह सानी को, यानी कि एक और बादशाह जो मतलब कि आदिल शाही हुकूमत से में ही एक बादशाह है जिसका नाम क्या है? इब्राहिम आदिल शाह सानी। इसको जो है ना जगत अ, इसको कहा जाता है जगत गुरु, है ना? जगत का गुरु कहा जाता है, गुरु, जगत का गुरु कहा जाता है ना? के नाम से शोहरत मिली है। तो ये भी पॉइंट याद रखना कि अगर पूछा ये जा सकता है यहाँ पे कि आदिल शाही हुकूमत जो आदिल शाही हुकूमत में जो बादशाह जो थे जो, तो उसमें किस बादशाह को जो मतलब कि जगत गुरु के नाम से जाना जाता है, तो इब्राहिम आदिल शाह सानी को जाना जाता है। ठीक है। किसको जाना जाता है जगत गुरु के नाम से? तो इब्राहिम आदिल शाह सानी को कहा जाता है। उसके बाद देखिए शुरू में आदिल शाहियों ने शुमाली हिंद के दरबाजों की दरबारों की नकल की और फारसी जबान का बोलबाला रहा। यानी स्टार्टिंग में क्या किए थे दरबारी जो, क्योंकि दरबारी भाषा जो थी वो फारसी थी, उसी का बोलबाला था। लेकिन इस दौर में क्या किए कि ईरानी तहजीब के संगम को, है ना, संगम को उलूम व फन के हर शोबे में काफी फरोग हासिल हुआ। ठीक है। तो यानी कि यानी ये कह रहे हैं कि आदिल शाही जो शाही हुकूमत है तो स्टार्टिंग में शुमाली हिंद के अंदर क्या थे कि उसका नकल करते थे, फारसी जबानों का बोलबाला था। लेकिन बाद में वो क्या किए हिंद आर्य तहजीब के संगम को भी इल्म व फनून के अंदर जो है हर शोबे में उसको ले गया, उसको फरोग दिलवाया। उसके बाद है कि उर्दू जबान वो अदब पर इस तहजीब, है ना, इम्तियाज के असरात मरतब भी रहे। यानी कि सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि हाँ यहाँ पे तुर्की और फारसी का जिक्र किया गया या ईरानी का जिक्र किया गया, इसमें आपका उर्दू का भी यहाँ पे आदिल शाही हुकूमत के दौर में उसका भी बोलबाला था। आगे चलिए यहाँ पे बीजापुरों में कई शायरों और अदीबों के नाम मिलते हैं। यानी कि जब बीजापुर यानी शाही हुकूमत के बारे में जिक्र आता है तो उसमें बहुत से शायरों और अदीबों के नाम भी मिलते हैं। तो उनमें से कौन कौन सा? इनमें से देखिए अब्दुल हो गया जाके, उसके बाद हो गया मेराजी शम्स, मेराजी शमसुल, है ना, मेराजी शमसुल अस्साक। उसके बाद देखिए अशरफ बयाबानी जिसके बारे में भी पूछा गया था, है ना? अशरफ बयाबानी हो गया, बरहान उद्दीन नाजिम। उसके बाद देखिए सादावल, है ना, सादावल। उसके बाद हो गया जाके मुल्क खुशनूद। उसके बाद हो गया यहाँ पे आपका हो गया जाके रस्तमी, रुस्तमी, क्या? रुस्तमी, ये भी थे, है ना? उसके बाद हो गया मुकद्दमी हसन शौकी भी थे, है ना, सनती भी थे। उसके बाद अली अली ये आला
आदिल सासानी के बारे में भी जिक्र किया गया है, शाही हो गया। नुसरती के बारे में भी जिक्र जो है, और अमीन उद्दीन आला के बारे में भी वगैरह का नाम इसमें अहम दिया जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि बीजापुर जब सल्तनत कायम हुई थी तो उस दौर के अंदर क्या थे, बहुत से शहरों और अदीबों के नाम भी मिलते हैं, जिसमें से यहाँ पे आप लोगों को बता दिया गया है कि कौन कौन सा किसका किसका नाम मिलता है ना। तो अभी जो हम लोगों से यहाँ पे जो सवाल पूछा गया था, अशरफ बयान वानी के बारे में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप लोगों का आदिल शाही हुकूमत से रिलेटेड जो पॉइंट को इम्पोर्टेंट पॉइंट था हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं जो कवायद का प्रश्न है इस्म के बारे में। ठीक है, तो जितने भी तरह का इस्म है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, नाउन जो होता है अंग्रेजी के अंदर उसी को संज्ञा कहा जाता है, उर्दू में इस्म कहा जाता है। सिंपल सा अगर कुछ याद या रखिए या ना रखिए, इस्म का मतलब होता है नाम। और दुनिया में जिसका नाम हम रख दिए, चाहे वो मेरे जहन के अंदर बसा हुआ, चाहे जिसको हम देख सकते, छू सकते, महसूस कर सकते हैं, वो सारा का सारा इस्म के ही अंदर आता है जिसका नाम हमने रख दिया है। ठीक है, चलिए, तो ये बात आ गया है कि इस्म के बारे में यहाँ पे। तो अब देखिए बनावट के लिहाज से जो होता है इस्म के तीन अकसाम होते हैं, तीन किस्में होते हैं बनावट के लिहाज से। एक किस्मे का नाम है इस्म जामिद, दूसरे किस्मे का नाम है इस्म मस्दर, तीसरे किस्मे का नाम है इस्म मस्तक है। अब जामिद के यहाँ पे भी दो अकसाम दिए हुए हैं। एक अकसाम का नाम है इस्म मारफा हो गया, जाके इस मारफा को जो आप लोगों को पढ़े होंगे इंग्लिश के अंदर में प्रोपर नाउन, क्या पढ़े होंगे, प्रोपर नाउन पढ़े होंगे, प्रोपर नाउन। ठीक है, प्रोपर नाउन जिसको हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक, हिंदी में कहा जाता है इसको व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो प्रोपर नाउन व्यक्तिवाचक जो आपका होता है इसम मारफा, इसम मारफा का दूसरा नाम क्या है, इसम खास है। क्या है, इसम खास है। उसके बाद आ जाता है जो इसम जामिद के जो दो अकसाम है, जिसमें से एक इसम मारफा हो गया, जिसको अंग्रेजी में प्रोपर नाउन, हिंदी में व्यक्तिवाचक कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आ गया जाके, उसके बाद जाके आप देखिए इसम नकरा है ना, दूसरा अकसाम का नाम इसम नकरा है, जिसको इसम आम कहा जाता है। इसम नकरा कहने का मतलब आप लोग पढ़े होंगे इंग्लिश में कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे, वह उसी को कहा जाता है इसम नकरा। ठीक है, यानी कि हम लोग हिंदी में पढ़े थे क्या, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा हम लोग, जातिवाचक संज्ञा हम लोग इंग्लिश में पढ़े थे, हिंदी में पढ़े थे, तो वही उसी को कहा जाता है आपका इस्म नकरा, जिसको इस्म आम के भी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे यही पॉइंट अभी याद रखना है। बाकी यहाँ पे हिंदी इंग्लिश नहीं लिखा गया, लेकिन आप आगे मैंने वहाँ पे इस्म मारफा का जहाँ पे जिक्र किया है वहाँ पे डाल दिया हूँ। ठीक है चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने टैब को देख लिया, अब डिस्कस हम लोग करेंगे इसमें जामिद, इसमें मस्दर और इसमें मस्तक के बारे में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए बनावट के जो एतबार से जो होता है इसमें के तीन अकसाम होते हैं, जिसमें से एक का नाम जामिद है। जामिद अभी जिसके बारे में हम लोग जिक्र किए, जामिद का मतलब, जामिद के माने जो होता है जमा हुआ या ठोस, यानी ठोस चीज को, यानी जमा हुआ एक तरीका से समझिए फिक्स है। जामिद एक तरीका से क्या फिक्स है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया जा सकता, ये फिक्स्ड हो गया है ना, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं किया जा सकता है ना। अब ये जामिद किसको कहा जाता है, वह इसमें जो खुद ना किसी कलमे से निकला हो, यानी कलमे का मतलब कलमा कहा जाता है मानेदार लफ्ज को, यानी लफ्ज को ही हम लोग कलमा कहते हैं, है ना। इसी कलमा को जो लफ्ज मौजू भी कहा जाता है ना, मौजू भी कहा जाता है, लफ्ज मौजू भी कहा जाता है। ठीक है, लफ्ज मौजू भी कहा जाता है, और उसको लफ्ज के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि देखिए लफ्ज को लफ्ज इसलिए लेके जाना जाता है क्योंकि हम लोग लफ्ज को वहां पे जब ये करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, जब उसको बांटते हैं, तो वहां पे आता है लफ्ज मौजू, लफ्ज मैमल। तो हम लोग लफ्ज मौजू के ऊपर जिक्र करते हैं, लफ्ज मौजू को ही कलमा भी कहा जाता है, लफ्ज भी कहा जाता है, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या है कि वैसा लफ्ज मतलब कि कलमा जो किसी से न बना, और उससे कोई और कलमा यानी कि कोई लफ्ज नहीं बनाया जा सकता, यानी ऐसा लफ्ज जिससे कोई और लफ्ज नहीं बनाया जा सकता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जामिद के अंदर, इस्म जामिद के अंदर रखते हैं। जैसे मान लीजिए कलम, अब ऐसा थोड़ी कि कलम किसी से बना है, नहीं बना है ना। ये कलम आपका एक कलम आप नाम रखे, हुर्फ को जोड़ दिए हैं,
एक नाम दिए आप इसम कर रखे, तो जो इसमें जामिद के अंदर आ जाएगा। ये कलम किसी से बना नहीं है और ना इससे कोई चीज बनाया जा सकता है। उसी तरीके से किताब, किताब भी किसी से बना नहीं है, नहीं इससे कोई चीज बनाया जा सकता है। चाकू हो गया, फूल हो गया, बाग हो गया। तो ऐसा लफ्ज जो किसी से ना बना, ना उससे कोई और चीज बनाया जा सकता है, वैसे लफ्ज को ही हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसमें जामिद के अंदर रखते हैं। वैसे सिंपल सी अगर बात देखा जाए, यहाँ पे घुमा फिरा के इधर उधर जो है मतलब की बात करने की नहीं है। एक बात याद रखना है कि आपका जो मतलब कि जिस चीज को हम देख पाते, छू पाते हैं और महसूस कर पाते हैं, तो समझ लीजिए कि वो सारा का सारा इस्म जामिद के ही अंदर आता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये इस्म है, नाम है, इस्म है, नाम है, इसका मतलब है कि वो डायरेक्ट जामिद ही है, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं, है ना। अब देखिए इसकी पहचान भी कुछ दिया गया है। जामिद की पहचान यह है कि इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, यानी जब इसको हम तोड़ेंगे, अलग अलग करेंगे, तो ये अपना कोई माने नहीं दे सकता। जैसे कलम को यहाँ पे अगर कलम को काफ अलग कर दिए, लम कर दिए, तो अब ये माने नहीं दे रहा है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये जामिद है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने यहाँ पे लिखा आप लोगों के सामने पटना, अब पूछा जा रहा है ये कौन सा इसमें है, एग्जाम्पल में आया, ऑप्शन में आया, इसमें जामिद, मजदर, मजदक क्या है। तो सिंपल सी बात है कि आप देख लीजिए ये आपका यहाँ पे इसमें जामिद है। अभी इसमें जामिद अगर नहीं भी समझ में आया, तो पहले हम लोग इसमें मजदर और मस्तक को जब पढ़ेंगे, तो वहां पे लास्ट में मैं उसको क्या करूंगा, दोनों के अंदर ये कर दूंगा। ठीक है, तो ज्यादा कुछ है नहीं इस जामिद के अंदर में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं इस मजदर के बारे में। इस मजदर के माने के देखिए, इस मजदर क्या होता है, इसके माने होता है बुनियाद या चश्मा या मनबह होता है। ठीक है, तो ये उसका माने दिया हुआ है। सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि अब यहाँ पे से हम लोग इसको देख सकते हैं कि ये पहले इसका तारुफ देख लेते हैं कि वह इसम जो किसी इसम से ना बना हो, यानी ऐसा इसम जो किसी इसम से बना ही नहीं है, मगर उससे और कलमात बने, यानी कि और अल्फाज उसको बने और लफ्ज उसको हम बनाए, उसको हम लोग कहेंगे। देखिए जैसा डिफिनेशन दिया हुआ, डिफिनेशन आपको याद रख लेना है कि वह इस्म यानी वह कलमा जो किसी से ना निकला हो, यानी ना बना हो, ना उससे कोई बनाया जाता हो, वो मस्दर है। वह कलमा जो किसी से ना बना हो लेकिन उससे कोई और कलमात बनाया जा सकता है, तो वो मस्दर है। इतना चीज आपको ये तारुफ याद रखना है। लेकिन जब उसकी आपको पहचान दिया जाता है, आपको ऑप्शन देके सवाल पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा, तो उस दोनों के लिए क्या याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि आपको यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा। यहाँ पे मान लीजिए कि इसम आपका जामिद है, एक साइड आप इसमें जामिद को लेके चलिए और दूसरे साइड आपको क्या करना है, एक पाले में इसको लेके चलना है और दूसरे पाले में आपको क्या रखना है, ये दोनों के अंदर अगर ये आए तो इस मजदर याद रखिए, मजदर और मस्तक याद रखिए। एक पाला पहले ये बनाइए, मस्तक, एक पाला ये बनाइए, इसमें जामिद, पहला पाला ये हो गया, दूसरा पाला ये हो गया। कंफ्यूजन कुछ नहीं है, सिंपल सा, ये अगर नाम है तो इसमें लेके चले जाइएगा, काम अगर है तो इधर लेके चले आइएगा। पहले इतनी सी बात जानिए, नाम है तो इसमें लेके चले जाइएगा, तो काम है तो इसमें लेके चले जाना है, या इसमें इसमें लेके जाएंगे तो पहले देखिए, अगर पहले देखिए एक ऑप्शन को अगर हम छाड़ देंगे तो दो ऑप्शन बचेगा, तो फिर आसान होगा ना। अभी फिर ये दोनों में भी हम देखेंगे अभी, है ना। पहला काम क्या करना है कि अगर जामिद मजदर मस्तक से सवाल दिया हुआ है, तो पहले आपको ढूंढना है कि नाम है, अगर नाम है तो जामिद लेके चले जाइए। ठीक है, उसके बाद देखिए इस मजदर, देखिए मस्तक, देखिए वैसे है ये सारा का सारा नाम ही है, ऐसी बात नहीं है कि हाँ इसमें, तो इसमें का मतलब नाम ही है, नाम है। लेकिन ये दोनों के अंदर हल्का सी बारीकी सी फर्क है, इस्तेमाल के बुनियाद पे दोनों को अलग किया गया है। क्योंकि अगर इसम नहीं है, नाम नहीं है, तो कोई चीज होगा ही नहीं। इसम नहीं तो काम नहीं, जमीन नहीं, सिफत नहीं, कुछ भी नहीं, तो वो उसी से निकला है, इसलिए उसको भी इसम कहा जाता है। ठीक है ना।
लेकिन जब ये अगर आपके जामिद मस्दर मस्तक से सवाल जब आता है, तो जैसे आप देखिए यहाँ पे अगर हम लिख लिए, यहाँ पे हम लिखे शहर। अब पूछा जा रहा शहर जो है ये इसमें जामिद है, मस्दर है या मस्तक है। अब देखिए शहर क्या है, काम तो है नहीं, ये नाम है, बस खटाक से नहीं लगा देना है कि हाँ ये जामिद है, इसमें जामिद के अंदर आ गया, है ना। उसी तरीका से अगर हम यहाँ पे लिख दिए दरिया, दरिया। अब पूछा जा रहा है दरिया कौन सा इसमें जामिद है, मस्दर है या आपका मस्तक है। तो सिंपल सा सबसे पहले देखिए दरिया, अच्छा ये तो नाम है, अरे नाम है लगा दो यहाँ पे, ये जामिद आ गया, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे आ गया जाके, अब यहाँ पे लिखा गया आ, करवाहट, है ना। अब देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इसका देखिए हल्का सी फर्क नहीं है, हल्का सी इसका देखो ये जो लग रहा है रुझान लग रहा है कि ये काम की तरफ जा रहा है, करवाहट, है ना, करवाहट। तो ये आपका नाम नहीं, मतलब कि एक तरीका से समझ लीजिए यहाँ पे हम इसको लेके चलेंगे, करवा जब लगेगा तब ना कहें करवाहट, करवा पहले बनेगा, करवा लगना तो यानी काम होगा, है ना, तब ना जाके मतलब कि अगर मान लो करवाहट कब हो, है ना, जब करवा वो बनेगा तब करवाहट बनेगा, है ना। करवा से करवाहट बनेगा, दरिया से कोई चीज थोड़ी बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। ये काम के सेंस में था। अब ये जामिद होगा या मजदर होगा, अब ये दोनों के अंदर भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए जब जामिद की बात यहाँ पे आएगी, अब हम लोग यहाँ पे किसको देख लेते हैं, इस मस्दर को देख लेते हैं। इस मस्तक, मस्तक हो गया, और दूसरा हम लोग यहाँ पे क्या देख लेते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं, इसम मस्दर को देख लेते हैं। ये दोनों के अंदर में अब क्या, दोनों के डिफरेंट क्या आ जाएगा, सिंपल से देखिए जो आपका मेन जिस फेल के अंदर में यानी जो काम के काम में अगर ना लगा हुआ है, क्या लगा हुआ ना, तो ये आपको मजदर लेके चलना। अगर काम में ना नहीं लगा हुआ तो आपका मस्तक हो जाएगा। ये अगर काम में ना है तो मजदर है, और काम में आपका क्या करना है कि अगर ना नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को आपको याद रखना है। तीनों के अंदर ज्यादा है कुछ नहीं, लेकिन डिफिनेशन याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है कि डिफिनेशन भी पूछ देता है। तो वह इसम जो किसी इसम से ना बना हो मगर उससे कोई कलमात बना हो या कोई लफ्ज बना हो तो उसको मजदर के अंदर रखेंगे। जो किसी से ना बना उससे भी नहीं बनाया जा सके वो जामिद है ना। अब यहाँ पे क्या आता है, अब इसकी पहचान भी यहाँ पे दे दिया गया है, लेकिन पहचान तो दे दिएगा, पीपीटी आप वहां पे पढ़ सकते हैं, कोई ये नहीं है। मैं ये हम जो अपने आप को समझते हैं कि क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि मेरे पास सामने क्वेश्चन आया तो इसको हम कैसे डील करेंगे, तो ये मैं तरीका अपना तरीका आपको बता रहा हूँ कि मैं इस तरीका से डील करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि हाँ इसका जो तारुफ दिया हुआ उसको याद रख लिया, है ना। तो तारुफ जब याद रख लिया, रखने के बाद अब इस तीनों के अंदर में क्या कैसे हम कंफ्यूजन को दूर कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल से पहले हमने दो पार्ट में रखे। अब देखिए यहाँ पे पहला पार्ट तो ये काम कर लिया, अगर नाम है तो इधर लेके चले जाएंगे, और नहीं है तो या दोनों में से ये दोनों में से कोई एक का। अब यहाँ पे से क्या आ गया, दूसरा पॉइंट जब यहाँ पे से आया, तो अब यहाँ पे से देख लीजिए दूसरा पॉइंट इसको बना दीजिए, है ना, तीसरा पॉइंट इसको बना दीजिए, है ना। अगर ना है, काम में ना है तो मजदर है, काम में ना नहीं है तो इसका मतलब है कि मस्तक है। तो यहाँ पे पहचान इसका दिया हुआ है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अभी हम यहाँ पे और भी क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे, तो वहां पे आप लोगों को क्लियर करता हुआ चलूंगा। जो पहचान दिया है कि इस मजदर की पहचान यह है कि आखिरी में ना आता है, मगर ऐसे भी बहुत से, चलिए एक पॉइंट और भी यहाँ पे कि ऐसे बहुत से अल्फाज जिनके आखिर में ना आता है लेकिन वो मजदर नहीं होते हैं, जैसे सोना, घराना, पुराना। अब ये देखिए पुराना तो आपका यहाँ पे पुराना हो गया, घराना हो गया, सोना हो गया। तो यहाँ पे क्या आता है कि एब्सेक्शन के तौर पे आपका, यानी कि एब्सेक्शन अपवाद जो होता है उसके तौर पे यहाँ पे इसको लिया गया है। ठीक है, तो मेन आपका जो फेल रहेगा, जो काम रहेगा, उसको आपको मजदर के अंदर रखना है। ठीक है, और उसके बाद जाके वही मजदर से जो बनेगा तो वो मस्तक होगा। अब बाकी को आपको वहां पे जैसे घराना, घराना तो आपका इसम है ना, उसमें तो समय लगता नहीं है ना। अब देखिए सोना,
सोना यहाँ पे एक सोना देखिए आपका क्या, जब आप सो रहे हैं तो इसमें समय लग रहा, एक सोना वो भी तो होता है ना, एक धातु भी तो होता है ना, तो वो सेंस वहां पे लिया गया। पुराना, आपका पुराना में भी ना आया, लेकिन अगर पुराना देखा जाए तो ये सिफत के अंदर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। अब वैसे हम इसको नाम भी दे दिए तो उसको नाम के सेंस में हम लोग लेके चलेंगे, तो हम वहां पे यानी कि मजदर एक तरीका से हम काम बोले, है ना, हमने मजदर की पहचान काम बोले हैं। और काम का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर वक्त लगे, समय लगे, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 1 सेकंड, छल पल, है ना, 10 घंटा, एक दिन, 100 वर्ष, कितना समय लगना चाहिए। अब पुराना अगर हम बोल रहे तो पुराना बोलना, देखिए बोलना आपका फेल के अंदर चला जाएगा, काम के अंदर चला, लेकिन पुराना जो लफ्ज है वो आपका वक्त नहीं है, यानी उसमें वक्त नहीं लग रहा है, घराना वक्त नहीं लग रहा है, सोना आपका धातु के अंदर आ रहा है, इसलिए इसके अंदर नहीं होगा, तो इस चीज को याद रखना है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं मस्तक के बारे में, यहाँ पे दे दिया गया। तो चलिए इसका डिफिनेशन भी देख लेते हैं कि इस मस्तक जो होता है मानी होता है अग्जस किया हुआ, है ना, उसके बाद माखूद होता है निकला हुआ, है ना, यानी ये किसी से निकलता है। अगर कुछ भी याद नहीं रखिएगा इसमें से, तो इतना को याद रखना, इस मस्तक जो होता है निकला हुआ। अब ये किससे निकला है, तो ये किससे निकलता है, तो ये इस मजदर से निकलता है। किससे निकलता है, मजदर से निकलता है, मजदर से निकलता है। ठीक है, तो वह इसमें है जो खुद तो मजदर से बने, क्या बोल रहा, खुद मजदर से बने, लेकिन इससे और कलमात नहीं बनाया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि ये इस मस्तक ऐसा शख्स है, ये क्या करता, दूसरे से ले लेता लेकिन दूसरे को देता नहीं है ना। हम लोग के बीच में बहुत से मान लिया, हम इस तरीका से हम याद रख सकते हैं इसको, कि ये 3 तरीका के लोग को, इंसान को हम बांटेंगे। एक वो होता है जो ना किसी को कुछ देता है, ना कुछ से किसी से कुछ लेता है ना, ना कुछ देता है ना, ना लेता है ना। ये क्या करता है, दूसरा जो पार्ट आता है जिसको हम मान लिए यहाँ पे आपका क्या बन गया, जामिद। जामिद क्या करता है, ना किसी से कुछ लेगा ना किसी को कुछ देगा। हमारे बीच में भी बहुत से ऐसे शख्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो किसी को कुछ ना देगा ना उससे कुछ लेगा। आपका उसके बाद जाकर मजदर, मजदर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये क्या करता है, ये किसी से क्या करता है, कुछ लेगा नहीं, ये क्या करेगा, कुछ लेगा नहीं, लेकिन ये क्या करेगा, दूसरे को दे देगा, है ना। ये यहाँ पे दोनों होगा, यानी कुछ ना लेगा कुछ ना देगा। इसमें क्या हो जाएगा, कुछ मजदर क्या हो जाएगा, कुछ ना लेगा लेकिन दूसरे को क्या कर देगा, देगा। एक नंबर पे ये क्या करेगा, ना लेगा ना देगा, है ना। एक नंबर पे ये ना लेता है, दूसरा दे देता है। तीसरा क्या करता है, ये क्या करेगा, ये दूसरे से लेगा, क्या करेगा, दूसरे से ले लेगा, दूसरे से लेगा, है ना, दूसरे से ले लेगा, है ना, लेकिन दूसरे को नहीं देगा। दूसरे से क्या करेगा, ले लेगा, दूसरे को नहीं देगा। तो वही चीज आपका यहाँ पे से आपको इस तरीका से याद कर सकते हैं। जामिद क्या करता है, ना किसी से लेता है ना किसी को देता है। मजदर क्या करता है, किसी से ना लेता लेकिन दूसरे को दे देता है ना। और मस्तक क्या होता है, ये दूसरे से ले लेगा लेकिन दूसरे को नहीं देगा, दूसरे से ले लेगा दूसरे से नहीं देगा। ऐसे हम लोग को भी बचपन के साथी याद होंगे बहुत से ऐसे, जो मतलब कैसा करते थे। तो आप एक समान से भी आप इंडिकेट करके उसको माइंडेड में बना के रख सकते हैं। वैसे ये मिसाल से भी रख सकते हैं, ऊपर भी मैंने मिसाल बताया किस तरीका से उसको ये करना है। अब देखिए जैसे मिसाल है लिखना, तो ये देखिए ये क्या मजदर है, मजदर है। अब देखिए आखिरी में ना आया तो ये मजदर है। मजदर से क्या, लिखना से बना लिखाई, लिखने वाला, लिखावट, लिखा हुआ। तो ये जितना भी चीज बन रहा है ना, तो ये सारा का सारा क्या, किसका मिसाल है, ये मस्तक का मिसाल है। किसका मिसाल है, मस्तक का मिसाल है। ये यहाँ पे पहचान दिया गया कि मजदर के आखिरी में जो है ये आता है, वाला आता, वट आता, हुआ, हुई, हुई, हुए, ये सब आता है। ये इसकी पहचान है। ठीक है, तो ये आपको पहचान यहाँ पे दे दिया गया था कि किस तरीका से ये करना है। लेकिन मैंने सबसे अच्छा तरीका आप लोगों को बताया है कि जब भी मजदर की बात आता है तो आपको 3 तरीका से याद रखना है। पहला ये कि जामिद, जैसे जामिद आया, जामिद के पास लेके चलो नाम। अगर नाम नहीं है तो दूसरे पाले के अंदर हम रखेंगे दू को, एक को रखेंगे मजदर को, दूसरे को रखेंगे मस्तक को, मस्तक को रखेंगे। ठीक है, तो मजदर आपका ये दोनों के अंदर क्या आता है, ये काम रहेगा,
है ना। अब काम में क्या रहेगा, काम वाले में अगर ना है लगा हुआ, ना लगा हुआ रहेगा तो ये आपका मजदर है, और ना नहीं लगा हुआ रहेगा तो इसका मतलब है कि ये आपका मस्तक है, जिसकी पहचान, मस्तक की पहचान व्हाट, हुआ, ये है ना, हुआ, है ना, हुई, ये इस तरीका से लगा हुआ रहेगा। आई थिंक आपको बनावट के एतबार से इसम के 3 किस्में होता है, जामिद, मजदर, मस्तक, आपको समझ में आ गया होगा। तारुफ भी मैंने आपको, तारुफ को भी याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहचान के लिए ये बता दिया, पहचान के लिए ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा, पहचान के लिए अगर तारुफ के लिए क्या याद रखना है, तारुफ के लिए ये याद रखना है, ये आपका तारुफ के लिए याद रखना है। अगर भूल भी जाए तो ये चीज आपको याद रखिएगा, तो आपका तारुफ भी गलत नहीं होगा। अगर तारुफ इससे रिलेटेड पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। जामिद क्या होता है, कुछ ना लेगा कुछ ना देगा। मजदर क्या होगा, कुछ ना लेगा लेकिन देगा, है ना। मस्तक क्या होगा, दूसरे का लेगा दूसरे को ना देगा, दूसरे का ले लेगा लेकिन दूसरे को नहीं देगा। तो इस तरीका से आपको ये तारुफ भी याद रख सकते हैं, पहचान भी याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे पीपीटी मैंने ये मैं अपना तरीका बताया कि किस तरीका से मैं इसको याद रखता हूँ, तो मैं इस तरीका से याद रखता हूँ। बाकी पीपीटी में आपका बता दिया गया है, तो आप वहां से भी आपको जैसे अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट आता है कि हाँ इस तरीका से हम इसको, सर हम इस तरीका से इसको याद रखते हैं, मेरे जहन में ये चीज आता है, तो वो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आप किस तरीका से किस टॉपिक को कैसे याद रखते हैं, ठीक है। तो मैं भी आप लोगों से सीखना का चाहूंगा, नया टॉपिक हो सकता है कि जो मतलब कि मैं अपना कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे से अच्छा कॉन्सेप्ट आपके पास होगा, तो मैं भी उसको अपने लाइफ के अंदर लूंगा कि चलो भैया, है ना, अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। अब यहाँ पे लेकिन एक चीज देख लेना, यहाँ पे फेल आता है, दूसरा मजदर आता है। एक फेल की बात होता है, दूसरा मजदर की बात होता है। एक मिनट। हम्म, चलिए, एक फेल आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, हाँ, एक आ गया फेल, दूसरा आ गया मजदर। तो एक फेल दूसरा मजदर। अभी दोनों के अंदर अगर फर्क देखा जाए तो क्योंकि दोनों में फर्क क्या होता है, देखिए फेल में क्या होता है, फेल में भी ना ही लगा हुआ रहता है, यानी हम लोग कहते हैं अलग से देखते हैं, तो यानी फेल एक तरीका से ना ही वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दोनों को जब बारीकी से देखा जाए तो इसमें क्या आता है कि फेल वाले में ना नहीं होता है, अगर देखा जाए तो ना नहीं होता, इसके साथ क्या होता है, जमाना पाया जाता है, जमाना साथ, साथ में क्या रहेगा, जमाना पाया जाएगा, जमाना पाया जाएगा। और मजदर के अंदर क्या रहता है, जमाना, आपका यहाँ पे ये ना रहेगा, आखिरी में ना रहेगा, और इसके साथ जमाना के साथ क्या, जमाना की बात अगर करें हम यहाँ पे, जमाना क्या, यानी कि जमाना बोले तो वक्त, ये वक्त आपका इसके साथ नहीं रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा, आ, लिखा हमने यहाँ पे लिखना, आखिरी में ना आ गया, है ना। तो ये आपका लिखना जो हो गया, ये दोनों के अंदर बारीकी फर्क बता रहे हैं। लिखना आपका मजदर के अंदर आ गया, लेकिन अगर इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, लिखना है, इसके साथ देखिए वक्त पाया गया, ये है आ गया, तब जाके ये आपका क्या बनेगा, जमाना के अंदर, मतलब कि फेल के अंदर जाएगा, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं जुमले के अंदर में। तो ये दोनों के अंदर बारीकी फर्क है। इस तरीका से जब ऐसा होगा, तब जब मजदर और फेल का जिक्र होगा या ऑप्शन में दिया हुआ, तब इस तरीका का कॉन्सेप्ट मतलब कि फर्क लेके चलना, और नहीं तो ना रहे ना, यानी कि काम में ना रहे या ना रहा, बस फेल है, काम में ना रहे या ना रहे फेल है, वो सबको फेल ही लेके चलना है, सारा का सारा फेल ही होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पर से देख लीजिए, दिया हुआ है यहाँ पे इसम नकरा, यानी कि इसम नकरा जिसका दूसरा नाम है इसमें आम है ना, जिसको कॉमन नाउन कहा जाता है, इंग्लिश में, हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है ना। तो इसके देखिए इसम नकरा के 6 किस्में आता है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसम नकरा को देख लेते हैं। इसम नकरा यानी जातिवाचक कॉमन नाउन। तो सिंपल सी बात करेंगे, हम इसको इतना सी याद रख सकते हैं, ये मैं अपना मतलब कि कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, है ना, कि जो चीज दुनिया में क्या है, जो चीज, है ना, एक से ज्यादा है, जो चीज, जो चीज क्या है, जो चीज एक से ज्यादा है।
अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा, आप लोगों को बताया किताब। अब बताइए किताब एक तो नहीं है, एक से ज्यादा। जैसे हमने बताया यहाँ पे कलम, अब बताइए कलम एक है नहीं ना। जैसे हमने यहाँ पे बताया शहर, बताइए अब शहर एक है नहीं ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा चाकू, चाकू, अब बताइए चाकू एक ही को है नहीं ना। नहीं ना। जैसे हमने यहाँ पे बताया बाग, अब बताइए बाघ एक ही को है नहीं ना। तो यानी ये एक से ज्यादा है। जैसे हमने बताया यहाँ पे दरिया, दरिया एक ही को है नहीं ना। जैसे हमने यहाँ पे बताया नदी, नदी एक तो है नहीं ना। तो ये आपका क्या है, एक से ज्यादा है। इसलिए हम इसको इसम नकरा के अंदर यानी इसम आम के अंदर रखेंगे। यानी ऐसा नाम जो एक से ज्यादा है दुनिया में, उसको हम लोग इसम नकरा के अंदर रखेंगे। इसके 6 अकसाम होते हैं। एक इसम जात होता है, एक इसम सूत है, इसम मसग्गर है, इसम मकबर है, इसम ज़र्फ है, इसम आला है। जो 6 तरीका का इसम नकरा के किस्में आता है, जो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे आता है प्रॉपर नाउन, यानी जिसको हम लोग अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं, उसको हिंदी में आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद जाके उर्दू में जो कहा जाता है, इसमें मार्फा कहा जाता है, जिसको जिसका दूसरा नाम क्या है, इसमें खास है। क्या है, इसम खास है। क्या है, इसम खास है। इसके 4 किस्में आता है, इसम मार्फा के 4 किस्में आते हैं। यानी कि इसम इल्म, जिसको खास के नाम से भी जाना जाता है। इसम मार्फा हो या इसम इल्म हो, उसको खास के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है इसम आपका जमीर। उसके बाद है इसम इशारा, इसम मौसूल, है ना। तो ये 4 तरीका का इसम मार्फा के 4 किस्में आता है, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। हाँ, अब लेकिन यहाँ पे इसम मार्फा होता क्या चीज है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको याद ये रखना है कि जो चीज क्या है, जो मतलब कि जो नाम जो है ना, जो नाम, वैसे चीज या नाम, बस सिंपल से यहाँ पे ऐसा अच्छा रहेगा। चीज में तो जिसके अंदर जान नहीं रहता वही सिर्फ चीज होता है ना। नाम याद रख लेना। जो नाम एक है, जो नाम एक है दुनिया में, उसको हम लोग क्या रखेंगे, जो नाम एक रहेगा उस मार्फा। और इस दोनों को याद रखते हैं हम किस तरीका से, ये तो आपका तारुफ के लिए ऐसे याद रखते हैं। ठीक है। लेकिन जब पहचानने की बात आती है, तो इस दोनों के अंदर मैं किस तरीका से याद रखता हूँ। तो जैसे इसम मार्फा, इसका मतलब मर गया। इस इसम मार्फा यानी मर गया। जब इंसान मरता है तो अकेले जाता, कोई जाता नहीं है। लेकिन इसम नखरा है ना, तो इसम नकरा है, लेकिन हम इसको पढ़ते क्या है, नखरा। अरे नखरा, है ना। तो ये जो नखरा जो लफ्ज है, ये यानी कि जो घर में कुछ देखे होंगे फैमिली के अंदर, कोई अगर नखरा नकड़ा करता है ना, तो उसको मतलब कई लोग जाते हैं मनाने के लिए, तब जाके वो मानती है। एक नखड़ा करेगा तो बहुत से लोग उसको मनाएंगे, है ना। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि एक लोग मरेगा तो बहुत से लोग चले जाएंगे साथ में, मर जाएंगे नहीं ना। लेकिन अगर नखड़ा करेगी तो उसको बहुत से लोग क्या जाएंगे करने के लिए, मनाने के लिए जाएंगे, है ना। थोड़ा सा गुस्सा भी होगा, किस वजह से, जिसके वजह से गुस्सा हुआ, नखड़ा कर रहा है जिस चीज के लिए, तो वहां पे थोड़ा सी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक लोग मरेगा तो सारा चला जाएगा, तो ऐसे याद रख सकते हैं। वैसे सिंपल सी बात है, यहाँ से ऐसे भी रख सकते हैं, जो नाम एक है, जो नाम एक से ज्यादा है, तो वो आपका इसमें नकड़ा है। जो एक नाम है उसको इस मार्फा के अंदर रखेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा पटना, तो अब बताइए पटना कै गो है, तो बोलिएगा सर एक ही गो तो है पटना। जैसे हमने यहाँ पे लिखा दिल्ली, तो आप पूछिएगा कै गो है सर दिल्ली, तो एक गो है सर, तो ये मार्फा के अंदर आ गया। जैसे हमने यहाँ पे बोला गंगा, गंगा, तो आप बोलिएगा गंगा कै ठो है, तो सर एक ही को तो गंगा है। इसका मतलब हो गया कि इस मार्फा है। जैसे हमने यहाँ पे बोला चांद, तो चांद कै ठो है ना, तो चांद एक ठो है। तो चलो भैया क्या हो गया। जैसे हमने यहाँ पे कहा सूरज, सूरज कै ठो है, तो बोलिएगा एक ठो है, तो किसमें आ गया, मार्फा के अंदर। जैसे हमने कहा यहाँ पे ताजमहल, है ना, ताजमहल, तो बोलिएगा सर ताजमहल कै ठो है, तो एक ही को तो ताजमहल है। इसका मतलब आ गया कि ये मार्फा के अंदर चला गया। किसके अंदर, मार्फा के अंदर चला गया। आप किसी का नाम ले लीजिए, आप में से किसका नाम क्या है नहीं पता, है ना। जैसे मेरा नाम हो गया, चलिए हमने यहाँ पे ले लिया महबूब, तो महबूब कैट हुआ है, एक ही हुआ। आप बोलिएगा क्या है सर, है मेरे भी भाई का नाम महबूब है। हाँ, तो आप देखिए आपके भाई का नाम महबूब है, हो सकता है कि वो आपका जो महबूब होगा वो काला होगा, हम गोरे हैं। हो सकता है कि वो लंबा होगा, हम नाटे हैं, है ना। वो हो सकता है कि मतलब वो 25 साल का है, हम 25 साल के, वो हो सकता है 10 साल का होगा, 15 साल का, चाहे 30 साल का होगा, 50 साल का होगा। है कि नहीं डिफरेंट, है ना। तो ये डिफरेंट है, फर्क है। तो इसलिए हम जो एक, अगर यहाँ पे हम अपने को लेकर चले हैं तो हम एक ही को है।
हो सकता है वो मोटा होगा, हम पतले हैं। ये इस तरीका से आपका चल सकता है ना। ठीक है, तो ये अलग होगा। नाम जो भी है आपका किसके अंदर जाएगा, इसम मार्फा के अंदर चला जाएगा। आई थिंक आप लोगों को इसम मार्फा यानी प्रॉपर नाउन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें नकरा यानी कि कॉमन नाउन भी समझ में आ गया होगा। उसके 6 गो अकसाम बता दिया गया, इसके 4 गो अकसाम बता दिया गया। अब यहाँ पे हम लोग एक तरफ से पढ़ लेते हैं इसमें। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे इसम नकरा के बारे में दिया गया है। तो इसम नकरा के जो 6 किस्में होते हैं, इसम नकरा के कितने किस्में होते हैं, 6 किस्में होते हैं। तो इसमें से पहले किस्में का नाम क्या है, तो पहले किस्में का नाम यहाँ पे क्या है, तो पहले किस्में का नाम है इसम जात, यानी कि किसी आम चीज या जिन्स। आम चीज, चीज मतलब जिसके अंदर जान ना हो, या जीन्स, है ना, के नाम से, यानी जिन्स के बारे में, मेल फीमेल के बारे में बात हो रही है, के नाम को इसमजात कहा जाता है। जैसे पेंसिल, इमारत, लड़का, दरबार, है ना, किसी आम चीज को। तो किसी आम चीज या जिन्स को हम लोग क्या कहते हैं, इसमजात के अंदर रखते हैं। जैसे पेंसिल, है ना, और इमारत, लड़का, दरिया, ये इस तरीका से आपका आ गया। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अब यहाँ पे आ रहा इस मुसग्गर के बारे में। इस मुसग्गर क्या होता है, मुसग्गर जो है इस मुसग्गर लफ्ज जो है ना सगीर से बना है, जिसके माने है छोटाई, है ना। मुसग्गर, इस मुसग्गर किससे बना, सगीर से बना है, जिसके माना छोटाई होती है। यानी ऐसा लफ्ज जिससे छोटापन का, है ना, छोटापन का महसूस हो, है ना। ऐसा लफ्ज जिससे छोटापन महसूस हो, उसको हम इस मुसग्गर के अंदर रखेंगे, है ना। जैसे वह लफ्ज जो किसी बड़ी चीज को छोटा करके दिखाए, ये आपका बताए कोई बड़ा चीज है लेकिन उसको छोटा करके दिखाए, वो इस मसग्गर है। यानी कि सिंपल सी बात है, इस मसग्गर सगीर से बना है, जिसके माने छोटा ही होता है, यानी वह लफ्ज जिससे छोटापन का इल्म हो, है ना। जैसे नौकर, नौकर है ना, उसे नौकरी, नौकर से क्या बना, है ना, नौकरी बन गया, है ना। खाट से क्या बन गया, खटोला, है ना। उसका देग से बन गया देगची, तो देग बड़ा होता है ना, देगची छोटा हो गया। ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे हम यहाँ पे टिक भी लगा देते हैं, ये नौकरी। नौकर से क्या बना, नौकरी, तो नौकरी छोटा हो गया, नौकर लफ्ज बड़ा हो गया, है ना। उसके बाद देखिए खाट, खाट से बन गया, हाँ खाट से बन गया खटोला, है ना, तो ये आपका बन गया। उसके बाद देग से देगची, सांप से सपोला, ये आपका बन गया। बाग से बागीचा, है ना, वगैरह। तो वैसे तो ऐसा लफ्ज जिससे आपका क्या होगा, कि छोटापन का फील होगा। अब सर बोलिएगा कि सर इसकी पहचान कैसे रख सकते हैं, तो पहचान आपका वहां पे से बहुत सा चीज ऐसा होगा, जब आप पढ़िएगा वहां पे। तो अभी मैं यहाँ पे बहुत सा मिसाल लिया हूँ, इसको थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट बन सकता था मैं यहाँ पे ले लिया हूँ। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये लफ्ज को, बहुत से लफ्ज को याद रखना पड़ेगा। अब बहुत सी चीज के लिए, जैसे कि चा वाला, जैसे जब भी, यानी कि एक तरीका से हम ऐसे कर सकते हैं, जब आवाज नीचे की तरफ चला जाएगा जिस लफ्ज का, तो हम उसको मसग्गर के अंदर रखेंगे। और जब आवाज ऊपर की तरफ चला जाएगा यानी बड़ा चीज के लिए, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मकब्बर के अंदर रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वगैरह आ गया कि इस मकब्बर, आप आ गया ना, हाँ इस मकब्बर, लफ्ज मुकब्बर कबीर से बना है ना, जिसके माने होता बड़ा। लफ्ज मुकब्बर पूछा जाता है, इस मुसग्गर किससे बना है, तो सगीर से बना है, जिसके माने छोटाई होता है। इस मुकब्बर किससे बना, मुकब्बर जो है कबीर से बना है, जिसके माने होता बड़ा, है ना। वह लफ्ज जिससे किसी चीज को बड़ा करके जाहिर करे, इस मुसग्गर कहलाता है, मुकब्बर कहलाता है। जैसे बात, बात का बतंगर, है ना। तो ज्यादा बात करेगा तब ना जाकर बतंगर हो गया, जाकर है तो बहुत बड़ा बतंगर है रे, है ना। तो ये बात बड़ा कर दिया, पगड़ी से पगर, है ना। तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा छड़ी से छड़ा, है ना। राह का शाहराह, है ना। तो ये आपका घड़ी से घर, तो घड़ी से है ना घर। उसके बाद देखिए, हाँ उसके बाद हो गया छर खट से हो गया जाके छर, छरकट से छर, तो ये आपका क्या बन गया,
इस्म मकब्बर के अंदर आ गया। तो ऐसे लफ्ज को आपको क्या करना पड़ेगा, ये जहाँ पे जब भी मुसग्गर मुकब्बर की बात आती है तो वहां पे ध्यान देने की बात यह है कि जहाँ पे मुसग्गर आएगा वहां पे मुकब्बर देगा ही देगा। इसलिए दोनों लफ्ज को थोड़ा सा बारीकी से देखना है, उसको सही से मेमोराइज करके भी रखना है। आप उसको जितना पढ़िएगा आपके सामने लफ्ज आएगा तब जाके आप उसको जान सकते हैं। तो जो भी लफ्ज से जब तक रूबरू ना होइएगा तब तक आपको उसके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं मिल सकता। इसलिए चलिए बहुत से लफ्ज से हम लोग क्या करते हैं, रूबरू होते हैं। जैसे एक साइड यहाँ पे मैंने आप लोगों को इस मुसग्गर रखे हैं। मुसग्गर क्या किससे बना है, सगीर से बना है, जिसके मतलब छोटा आई। ये जो लफ्ज जितना भी छोटा आई का लफ्ज है, थाली, छोटा आई, लेटा, है ना, लेटा, लोटिया, बाली, है ना, पहाड़ी, ढोलक, थैली, डिबिया, रस्सी, है ना, चूहिया, दरीचा, पौधा, है ना, मसगीजा, है ना, मस्कीजा, है ना। तो अब यहाँ पे ये सारा का सारा मुसग्गर है, जो मतलब सगीर से बना, सगीर के माने छोटा, ये सारा लफ्ज छोटा को दिखा रहा। अब देखिए थाली छोटा है तो थाल बड़ा है ना। लोटिया छोटा है, लोटा बड़ा है। बाली छोटा है, बाला बड़ा है। पहाड़ी छोटा है, पहाड़ बड़ा है। ढोलक छोटा है, ढोल बड़ा है। थैली छोटा है, थैला बड़ा है ना। डिबिया छोटा, डिब्बा बड़ा है। रस्सी छोटा, रस्सा बड़ा है। चूहिया छोटा है, चूहा बड़ा है। दरीचा छोटा है, दर बड़ा है। पौधा छोटा है, पेड़ बड़ा है। मस्कीज छोटा है, मस्क बड़ा है। उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे इस मुसग्गर यानी जिसके माने ये सगीर से बना है, जिसके माने छोटापन। इस मुकब्बर जो आपका कबीर से बना है, जिसके माने होता है बड़ा, है ना। ये आपका है। तो अब देखिए सवार, सवार छोटा, सहसवार बड़ा, है ना। कटोरी छोटा, कटोरा बड़ा। सपोला छोटा, सांप बड़ा, है ना। सपोला यानी सांप के बच्चे को, सपोला छोटा हो गया ना, सांप बड़ा हो गया। चिमटी छोटा, चिमटा बड़ा, है ना। किताब चह छोटा, किताब बड़ा, है ना। लोटिया छोटा, लट, है ना, बड़ा। आड़ी छोटा, आड़ा बड़ा। झोली छोटा, झोल बड़ा। पगड़ी छोटा, पंखड़ी बड़ा, पंखा पंखड़ी छोटा, पंखा बड़ा। साह छोटा, है ना, शहंशाह बड़ा। शाह छोटा, शहंशाह बड़ा, है ना। कटोला छोटा। चलिए अजान हो रही चलिए है। हम लोग देख लिए थे यहाँ पे, यहाँ तक देख लिए थे। आखिरी में है क्या कि मटकी। तो मटकी छोटा होता है और मटका जो होता है वो बड़ा होता है। मटकी छोटा होता है, मटका बड़ा होता है। तो ये आपका जो मतलब कि मुसग्गर मुकब्बर से रिलेटेड जो सवाल था, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बन सकता था मैंने यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे दे दिया। आप लोग इसको मेमोराइज कर लीजिएगा कि हाँ ये चीज ये होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। तो जब आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे तो आप लोगों के सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इस्म ज़र्फ के बारे में। तो इस्म ज़र्फ क्या होता है कि इस्म ज़र्फ दो चीज को, दो नाम को इंडिकेट करता है। एक जगह के नाम को, दूसरा वक्त के नाम को। वक्त के नाम को और जगह के नाम को इस्म ज़र्फ कहा जाता है। बस इतने से याद रखना है कि वक्त के नाम को और जगह के नाम को इस्म ज़र्फ कहा जाता है। अब इस्म ज़र्फ के दो किस्में होते हैं, एक का नाम है इस्म ज़र्फ मकान, है ना। यहाँ पे मका हो जाएगा, ठीक है। मकान बोलिए या मका बोलिए, एक ही बात है। उसी तरीका से जमान बोलिए या जमा बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, दो तरीका का। मका से याद आ रहा है, जैसे मकान कहाँ पे बनता है, जगह पे बनता है ना। इसका मतलब मकान का मतलब क्या हो गया, जाके जगह से रिलेटेड। जमाना वक्त को कहा जाता है। जमाना किसको कहा जाता है, वक्त को कहा जाता है ना। जमाना किसको कहे, जमान से क्या बना, जमा से जमाना बन गया, यानी वक्त को कहा जाता है। यानी वक्त वाला जो नाम रहेगा उसको हम लोग इसम ज़र्फ जमा के अंदर रखेंगे, और जो आपका जगह वाला नाम रहेगा उसको इसम ज़र्फ मका के अंदर रखेंगे, और वक्त और जगह के नाम को हम लोग इसम ज़र्फ के अंदर रखेंगे। जैसे गौशाला है ना, जिसमें गाय रहता है, तो उस जगह को हम लोग गौशाला कहते हैं। तो ये जगह है, इसलिए ये आपका इसम ज़र्फ मका हो गया। घर जिसमें हम लोग रहते हैं तो वो आपका क्या हो गया, जगह पे है, इसलिए हम लोग इसको किस क्या कहेंगे, इसम ज़र्फ मका कहेंगे। कुतुब खाना, तो कुतुब खाना हम लोग यानी कि किताब रखने की जगह है, इसलिए यहाँ पे। मैं कदा यानी कि शराब जो रहता है ना,
चारागाह यानी कि आपका जो यहाँ पे चारागाह बनाया जाता है जानवरों के लिए जो, उसको। तो ये सब जगह है, इसलिए ये इसम ज़र्फ मका के अंदर आ गया। इसम ज़र्फ जमा यानी वक्त से रिलेटेड, जैसे सुबह हो गया, शाम हो गया, दोपहर, साल, हफ्ता, शनिचर, एतवार, सोमवार, है ना। ये इस तरीका से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारा का सारा आप वक्त के अंदर चला जाता है। ठीक है, आई थिंक ये भी चीज आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग करते हैं इसमें सूत के बारे में। इससे पहले वाली क्लास हम जब पढ़ रहे थे उसमें मुतसाबुल सूत लफ्ज के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां पे एक आया था सूत, है ना। तो स्वाद से लिखा गया था, सीन से लिखा गया था, तो वहां पे हम बताया था कि स्वाद से जो होता है जिसके माने आवाज होता है, तो वही चीज मैंने वहां पे भी आप लोग को बताया। सूत का माने होता आवाज है ना। सूत वह लफ्ज है यानी ऐसा लफ्ज जिससे आवाज का पता चले, है ना। यानी ऐसा इसमें नकड़ा होता है, यानी इसमें आम होता है जो आपका आवाज को इंडिकेट करता है ना। तो अब यहाँ पे जैसे, है ना, भौं भौं यानी कि आपका कुत्तों से रिलेटेड आवाज निकालता है, तो भौं भौं, छम छम, म्याओ म्याओ, टन टन। तो ये सारा का सारा क्या आ जाता है आपका इसमें सूत के अंदर आ जाता है। जैसे तलवार चलता है तो छप छप करता है ना, पानी का आवाज है ना, टन टप टप, है ना। तो टप टप जो यानी कि टप टप हो गया, टप टप। तो कहने का मतलब ये है कि इसम सूत जिससे आवाज का पता चल जाए, वह लफ्ज जिससे आवाज का पता चले। इसम आला, इसम आला मतलब औजार, इसम आला मतलब औजार, इसम आला मतलब औजार, है ना। तो वह इसम जो किसी आला यानी औजार या हथियार के नाम को जाहिर करे, यानी ऐसा वह नाम से यानी वह इसम से नाम से जिससे औजार या हथियार का पता चले, वो इसम आला के अंदर रहता है। जैसे चाकू हो गया, है ना। उसके बाद जाके कतरनी हो गया, है ना। तलवार हो गया, आरा हो गया, है ना, कैंची हो गया। उसके बाद देखिए छड़ी देखिए हो गया, बारूद हो गया, गोला हो गया, बंदूक हो गया, तोप हो गया। ये सारा का सारा जो ना औजार या हथियार को ही ना दिखाता है, इसलिए उसको हम लोग इस्म आला के अंदर रखेंगे। तो इस्म आला भी आप लोग को यहाँ तक हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सारे इस्म के बारे में, इसके बारे में हो गया था यहाँ पे। जैसे इसमें जात हम लोग बात कर लिए, इसमें सूद कर लिए, मुसग्गर कर लिए, मुकब्बर कर लिए, इसमें ज़र्फ कर लिए, ठीक है, इसमें ज़र्फ कर लिए। उसके बाद जाके इसमें आला कर लिए। ये सारा सारा चीज हम लोग यहाँ पे कर लिए हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे से देख लेते हैं। अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे, इसमें इल्म यानी खास के बारे में देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब इसमें इल्म जो होता है यानी कि आपका जो इसके प्रकार में आता है, तो इसके 5 अक़साम होते हैं, जिसमें से एक का नाम है खिताब। खिताब जो होता है यानी बादशाह या अंजुमन या अमीर लोगों की तरफ से जो एजाज़ी इनाम दिया जाता है, नाम दिया जाता है, उसी को खिताब कहा जाता है। जैसे शमसुल उलमा, खान बहादुर, भारत रत्न, है ना, पद्मश्री, पद्म भूषण, ये सब क्या दिया जाता है बादशाहों की तरफ से या अंजुमन या अमीर लोगों की तरफ से, या आप समझ लीजिए एक तरीका से हुकूमत की जानिब से, है ना, हुकूमत के जानिब से भी जो चीज दिया जाता है उसको हम लोग खिताब के कैटेगरी में रखते हैं। हमारे यहाँ 3 ठो जो खिताब बहुत ज्यादा महत्व रखता है ना, जिसमें भारत रत्न हो गया, पद्मश्री, पद्म भूषण, है ना। तो ऐसे बहुत सा खिताब जो दिया जाता है किसी इदारा की तरफ से, है ना, किसी अंजुमन की तरफ से, है ना, या किसी कॉलेजों की तरफ से, अमीर लोगों की तरफ से, बादशाहों की तरफ से जो चीज दिया जाता है उसको हम लोग खिताब की कैटेगरी में रखते हैं। लक़ब क्या होता है, लक़ब ये जो होता है अवाम की तरफ से दिया जाता है, लोगों की तरफ से दिया जाता है, यानी कि अवाम यानी लोगों की तरफ से दिया जाता है वह नाम जो किसी खूबी, बड़ाई या खास वसफ की वजह से या सबब से बड़ा, है ना, पड़ जाए, उसे लक़ब कहा जाता है। ये लक़ब का देने का काम जो है अवाम की तरफ से, लोगों की तरफ से जो आपको अच्छे कारनामे की वजह से दे दिया जाता है, तो उसको हम लोग लक़ब के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे बुलबुल हिंद, रुस्तमुल हिंद, है ना, रुस्तम हिंद, है ना, शेर खुदा यानी शेर खुदा हजरत अली का लक़ब है। कलीमुल्लाह यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का है। रूह अल्लाह यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है। तो ऐसे बहुत से लक़ब है जिसको अवाम लोगों ने दे दिया है। तो जब लोग अपने मतलब कि किसी को इंसान को, है ना, उसके अच्छे कारनामे की वजह से नाम दे दिया जाता है, तो उसको ही हम लोग लक़ब के कैटेगरी में रखते हैं। तो ये लक़ब के जो मिसाल वहाँ पे दिया हुआ था। तखल्लुस की बात करें तो हमेशा शायर या अदीब से अपना असल नाम के साथ एक छोटा सा नाम जोड़ लेता है। यानी जब भी तखल्लुस की बात होगा तो वो अपने क्या होगा, शायर या अदीब के बारे में बात होगा। जैसे गालिब,
आपने सुना होगा हाली के बारे में, जो है जिगर के बारे में, सुरूर के बारे में, फराक ज़ौक़ के बारे में, है ना, अल्लामा इकबाल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, है मोहानी के बारे में, हजरत मोहानी के बारे में आप लोग, नुसरती के बारे में आप लोगों ने सुने। जितना भी शायर या अदीब का नाम आता है वो अपने नाम के साथ एक छोटा सा नाम जो जोड़ लेता है ना, वो अपने से जोड़ लेता है, ठीक है, तो वो तखल्लुस के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? तखल्लुस के अंदर आता है, ठीक है। उर्फ के बारे बात करें तो असल नाम के अलावा किसी तरह प्यार या नफरत की वजह से जो नाम पड़ जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उर्फ कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक्स्ट्रा नाम वहाँ पे जो आपका असल नाम के अलावा पड़ जाता है ना। आपने बहुत से गांव में देखे होंगे, है ना, या आपका भी नाम हो सकता है, प्यार से आपको घर में कुछ और कहता होगा, लेकिन आपका जो है डॉक्यूमेंट पे कुछ और नाम होगा, है ना। तो ये सब आपका एक तरीका से लक़ब हो जाता है। जैसे कल्लू, जो लोग काला रहता है कल्लू कह देता है, या कलुआ कह देता है ना। उसके बाद जाके आपका जो है चुन्नू, है ना, मुन्नू, चुन्नू, मुन्नू, ये सब नाम रख दिया। गुड़िया, है ना, बबलू, है ना, नन्हे, नन्ही, है ना, सोनू, मोनू, टोनू, है ना, ये सब नाम रख दिया जाता है। तो जैसे कि गुल्लू, है ना, कल्लू, ये सब नाम जो रख दिया जाता है वो उर्फ नाम आता है। मेरा भी एक भतीजा है जिसका नाम है ज़ियान हैदर, है ना। ज़ियान हैदर नाम है, लेकिन उसको जो है सब प्यार से गुल्लू गुल्लू कहता है ना। ठीक एक नाम यहाँ पे दे दिया गया है, और उसको जहाँ भी जाएगा तो उसको ज़ियान नहीं बोलेगा, सब उसको कहेगा ए गुल्लू गुल्लू, है ना, गुल्लू ये नाम वहाँ पे रख दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही नाम रहता है, आप लोग का भी किसी न किसी का होगा। हम लोग को तो खासतौर से मेरा कोई अलग से उर्फ नाम नहीं रखा गया है, नाम ही वही है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट पे हम लोग ई नंबर पे कुन्नियत के बारे में बात हो रहा है। तो कुन्नियत देखिए वह नाम जो माँ बाप, बेटे, बेटी या किसी और ताल्लुक से मशहूर हो जाए, यानी कि ये रिश्तों के बुनियाद पे जो मशहूर हो जाता है वह नाम, जो नाम रिश्तों की बुनियाद पर पुकारा जाए उसको कुन्नियत की कैटेगरी में रखा जाता है। रिश्तों की बुनियाद पर, रिश्ता में कौन आता है? माँ बाप आता है, बेटा बेटी, है ना। तो ये सब आपका जो आता है तो उसकी बुनियाद पे अगर पुकारा जा रहा है, कोई नाम रख दिया जाता है, तो उसकी बुनियाद पे जो पुकारा जाएगा, नाम रखा जाएगा, तो उसको हम लोग कुन्नियत के कैटेगरी में रखते हैं। इससे चार को पॉइंट याद रखना है। इब्न के माने होता है बेटा, बिनते का माने होता है बेटी, अबू के माने हो गया बाप, उम्मे का मतलब हो गया माँ, है ना। ये चीज आपको याद रखना है। इब्न के मतलब बेटा, बिनते के माने बेटी, अबू के माने हो गया जाके बाप, और उम्मे का मतलब होता है माँ, है ना। तो कहा जाता है बिनते मोहम्मद, है ना, महबूब, इस तरीका से, चाहे इब्ने, है ना। तो वैसे जब बेटा के लिए इब्ने के माने होता है बेटा, तो इब्ने है, इब्ने मोहम्मद महबूब, तो उसके साथ फिर पापा का नाम जोड़ा जाएगा, है ना। बिनते, बेटी के साथ जब जोड़ा जाएगा तो वहां पे माँ के साथ जब जोड़ा जाएगा बेटी के साथ, तो इस तरीका से बेटी के साथ जब जोड़ा जाएगा तो बिनते कहा जाएगा। बेटा के लिए इब्ने, है ना, अबू के लिए, बाप के लिए जो हो जाएगा बाप, अबू के लिए के माने होता है बाप, उम्मे का मतलब माँ, है ना। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं, यहाँ पे कुछ दे दिया गया जो आपका एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, उसको यहाँ पे लिया गया अबुल कासिम। तो अबू के मतलब क्या बताया गया था? बाप, है ना। तो कासिम का बाप, है ना, अबुल कासिम, कासिम का बाप, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है, ठीक है। उसके बाद देखें इब्ने आदम, तो इब्ने का मतलब हो गया जाके एक तरीका से बेटा, यानी कि औलाद के अंदर, तो आदम की औलाद यानी इंसान को कहा गया है। उसके बाद इब्ने मरियम, है ना, तो यानी मरियम का बेटा। तो इब्ने के माने क्या होता? इब्ने मतलब बेटा, मरियम यानी कि मरियम का बेटा, है ना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया है। उसके बाद देखिए उम्मे मोमिनीन, तो उम्मे यानी कि मोमिनों की माँ, मोमिनों की माँ, यानी हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को कहा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए इब्ने खत्ताब, तो इब्ने खत्ताब की यानी खत्ताब का बेटा, यानी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहा गया। उसके बाद देखिए आपको अबू तराब, है ना, तौराब, है ना, तो अबू तौराब यानी तौराब का बेटा, यानी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा को कहा गया है। उसके बाद देखिए बिनते मोहम्मद, यानी कि मोहम्मद की बेटी, यानी कि हजरत फातिमा, फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा को कहा गया है, ठीक है।
तो ये आपका मिसाल था कुन्नियत का। तो कुन्नियत किसके बुनियाद पे होता है? रिश्तों की बुनियाद पर होता है। किसके बुनियाद पर? रिश्तों की बुनियाद पे होता है। तो ये भी जितने भी तरीका का इसम था हम लोगों ने यहाँ पे जिक्र कर लिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आप लोगों ने, है ना, तो जितना भी था आई थिंक मैंने यहाँ पे सारा चीज डिस्कस कर लिया है, जितने भी इसम था। और मैंने यहाँ पे आप लोगों को आदिल शाह हुकूमत के बारे में बताया। फिर अगले क्लास में हम लोग एक इसी तरीका से कोई टॉपिक आप लोगों को लेके आऊंगा, तो जो आप लोगों को बताऊंगा। तो आज का क्लास कैसा रहा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर क्लास पीडीएफ आपको चाहिए तो फिर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को बोला था कि 50 से 60, ये क्रॉस कोर्स में 50 से 60 वीडियो मिलेगा, जिसमें आप लोगों को सारा चीज, अभी तो यहाँ पे 19 हुआ है, ये आपका 20वां वीडियो था। तो अभी टेंशन नहीं, अभी आप हम लोग इल्म उरूज से रिलेटेड भी पॉइंट्स को हम लोग सारा चीज डिस्कस करेंगे। आप लोग टेंशन ना ले। टोटल 60 वीडियो देने का मतलब है, तो अभी तो 20 हुआ, अभी मेरे पास 40 वीडियो अभी पड़ा हुआ, तो अभी कंटेंट लेना जरूरी है। तो इसी तरीका से मैं अगर जहाँ पे छोटा टॉपिक कवायद का पकड़ाएगा, ठीक है, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, 2 को उर्दू अदब का टॉपिक वहां पे डाल दूंगा। अब जो कंटेंट जो अब जो मैं लेके आऊंगा, बेजाबते आप लोगों को क्वेश्चन कौन पूछा गया उस बेस को एक्सप्लेन करके वहां पे लेके आऊंगा। फिर उसके बाद जाके हम लोग प्रैक्टिस सेटर उसमें जोड़ते हुए चलेंगे। तो अम, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में शेयर कर दे। और उसके बाद जाके क्लास पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं। चलिए बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।